ये है वक्त मीडिया पेशा खिदमत हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में जश्न अदब के 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में कुछ खास टॉपिक पर डिबेट और डिस्कशन के खास वीडियो। जश्न अदब के इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में अदब और सियासत यानी पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर पर बात की। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब फरहत एहसास साहब ने हिंदुस्तान की सियासी और समाजी शख्सियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब डॉक्टर करण सिंह साहब से। जी हाँ, तो आइए देखते हैं करण सिंह साहब ने क्या कहा। उनका ये पहला वीडियो है, लेकिन पहले जेंगो की बात 40 सेकंड में। जी हाँ, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। हमारे साथ है ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर करण सिंह और इनके साथ गुफ्तगू करेंगे मशहूर मारूफ शायर जनाब फरहत एहसास साहब। तो रवायत के तौर पर मैं हमारे एक मेंबर अजहर इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो फूल पेश करके दोनों मेहमानान का मुझे तो इस्तकबाल करें। रंजीत ने बाहर ही इनके फूल है। मुझे रंजीत ने बाहर ही बाकी दे दिया। गाड़ी में रखा। शुक्रिया सर। तो अब जो महफिल है आगे आओ जो बैठो। मैं शुरू करता हूँ। अभी आपने डॉक्टर करण सिंह का जो तारुफ कराया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मेरे ख्याल से ज्यादती है। मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे डॉक्टर करण सिंह से बातचीत करने का मौका मिला। छोटा सा शायर हूँ मैं, उर्दू में शेर कहता हूँ और हिंदुस्तान से और हिंदुस्तानी तहजीब से और उसकी तारीख और उसके फ़लसफ़े से भी थोड़ा बहुत रिश्ता रहा है। इसलिए कि जब हम अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उस वक़्त इंडियन फ़िलासफ़ी राधा कृष्णन की जो किताब है उसने मेरे बहुत से मसले हल किए। वो एक अलग किस्सा है। तो आज हम डॉक्टर करण सिंह के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने मौजू तो दिया है सियासत और अदब का, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत वसी और बहुत गहरी शख्सियत के मालिक हैं। इनके इतनी डाइवर्स इनके इंटरेस्ट हैं और इतनी फैली हुई इनकी दिलचस्पियाँ हैं, फ़िलासफ़ी से और तालीम से, एनवायरनमेंट से, और ये सियासत में शामिल रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती है कि इनका जो ताल्लुक़ गवर्नमेंट से, मिनिस्टर की हैसियत से रहा 2-3 बार और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से, वो एक ज़िमनी सी चीज़ है। उसमें भी इन्होंने अपनी हुनरमंदियाँ और अपने सरोकार का इजहार किया। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इनकी जो तहरीरें हैं, जो किताबें हैं, खुद इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो एक तरफ तो इंडियन फ़िलासफ़ी और उसके साथ ही जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस है उस पर जो इनका इसरार रहा है। और इस सिलसिले में जो ख़ास तौर पे मज़हब का जो मामला है उसके रिचुअल्स वगैरह से नहीं, बल्कि जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बुनियादी रूह है मज़हब की और फ़लसफ़े की दोनों, उनसे इतनी गहरी इनका सरोकार। कई बड़े जो फ़लसफ़ी हैं और नफ्सियात के माहिर हैं, उसमें कार्ल सागान शामिल हैं और दूसरे लोग शामिल हैं, उनसे इनके ज़ाती मरासिम रहे हैं, उनसे बातचीत रही है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन और वो किस तरह से सरगर्म है आज की दुनिया में, उसके बारे में बातचीत होती रही है। इसके साथ ही इन्वायरमेंटल इश्यूज से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है।
म्यूज़िक से खुद रख साहब ने लिखा है कि इंडियन म्यूज़िक से तो उनका ताल्लुक है ही, लेकिन रॉक एंड रोल से भी इनको बड़ा गहरा शगफ है। वेस्टर्न म्यूज़िक से तो एक सही माने में एक यूनिवर्सल मैन के तौर पे, एक यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग के तौर पे, जो कई ज़मानों में और कई ज़मीनों में रहता हो, जो हिंदुस्तान की असल रूह है, वसूद है वो कुतुबुकम की, कि आप अच्छा ग्लोबल कॉन्शियसनेस के एक साथ आप कई ज़मानों में रह सकते हैं। अब पूरा 5000 साल का जो अरसा हमारा हिंदुस्तान का है, जिसमें एक मुसलसल क्रोध ख्याल की और फिक्र की, तो डॉक्टर साहब जैसे कि आप वैदिक हिम्स हैं और फिर उपनिषद में आके जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ हिंदुस्तानी सहन का, जिसमें वो ब्रह्म का तस्वुर जिस तरह तब्दील हुआ निराकार और साकार में, और उसके बाद फिर वो गाथाओं महागाथाओं का दौर आया, फिर जिस तरह से फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म, सारी जो हिंदुस्तान की क्रिएटिविटी, जो हिंदुस्तान का जीनियस है, जिस तरह से वो अपने आप को इवॉल्व करता रहा है। तो आज तो हम लोग बड़ी मुश्किलों में पड़े हुए हैं कि ना हमारे पास तहजीब है, ना हमारे पास ज़बान है, और सब चीज़ें सियासत की नज़र होती चली जा रही हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये तहजीब जो है वो कहीं पड़ी हुई तो मिलती नहीं है, इसे हमें एक्वायर करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है अपने मेहनत से। तो इस सिलसिले में आपने जिस तरह से शुरू से ही हिंदुस्तानी तहजीब और हिंदुस्तानी फ़लसफ़े से आप जो ताल्लुक़ पैदा हुआ, वो किस तरह से आपकी शख्सियत में, आपके रेगुलेशन में सराहत किया, उसने उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपने जो मेरा इस्तकबाल किया और जो बातें आपने कही। तहजीब देखिए, हिंदुस्तान की तो हज़ारों वर्ष पुरानी तहजीब है। हमारी तो शुरू से वेदों उपनिषद से लेके, जैसे आपने कहा, और आज तक एक मुसलसल बहता चला आ रहा है, एक सिलसिला बहता चला आ रहा है। कभी लगता है कि ये मिसमार हो गई है, गायब हो गई है, ख़राब हो गई है, लेकिन फिर अपने रास्ते पे आ जाती है, फिर नई उसमें प्रेरणा आ जाती है, नई उसमें एक रूह आ जाती है। एक तो विशेषता मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जब भी इस किस्म का कोई संकट आता है या कोई तब्दीली आती है, तो कोई ना कोई शख्स या एक या दो या चार ऐसे उभर जाते हैं जो अपनी साधना से और अपनी 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 वो एक लगन से और अपनी एक रूहानी ताकत से फिर से उसको स्थापित करती है। ये सारी अगर आप देखिए, उपनिषद के बाद जब थोड़ी सी हो गई, फिर भगवान बुद्ध उठे, महावीर उठे, जब वहाँ वो बात खराब होने लगी, फिर शंकर उठे और माधवाचार्य और वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य आए। उसके बाद फिर जब दौर आया हमलावरों का, और जो उस वक्त भक्ति आंदोलन उठा, और भक्ति आंदोलन में एक विशेषता ये थी कि वो पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई मज़हब का कोई उसमें दीवार नहीं रही। यानी भक्ति में चाहे रसखान हो, चाहे वो जायसी हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे दक्षिण भारत के नयनमार और अलवार हो, चाहे कश्मीर में लल्लेश्वरी हो, शेख नूरुद्दीन नूरानी हो, आलमदार कश्मीर, तो हर एक ये जो भक्ति एक चला, जिसमें सूफ़ी ख्यालात के बहुत बहुत नज़दीकी एक ताल्लुक़ हुआ था, भक्तों का और सूफियों का। हमारे कश्मीर में तो आप जानते हैं कि वहाँ एक हाथ पे तो कश्मीर शैविज़्म बढ़ रहा था, आचार्य अभिनव गुप्ता जैसे बड़े महान आचार्य हुए, और फिर लल्लेश्वरी, लाल देद जिसे कहते हैं, वो उसमें, और वहाँ से शेख नूरुद्दीन नूरानी आए। उनका जो संगम हुआ, जिसको हम ऋषि कल्ट कहते हैं, वो एक इस बात की वो बताता है कि भाई जब हमारी तहजीब में ये ताकत है, ये क़ुव्वत है कि हम वक्त पे उसको हम एक तरीके से बदल सकते हैं, कुछ रिजिड नहीं रहा है। कुछ होता है, कुछ लोग बड़े रिजिड होते हैं कि भाई यही है, चाहे दुनिया बदल जाए लेकिन हम वहीं के वहीं पड़े। ऐसी बात नहीं, हमारे में एक डायलॉगिक सिविलाइजेशन है। फर्क ये आप जानते हैं, इंडिक सिविलाइजेशन जो है, खास तौर पर हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म,
डायलॉगिक है, उसमें सवाल जवाब है, आर्गुमेंटेटिव इंजन, सवाल जवाब। उपनिषद भी जो है वो सब सवाल जवाब है, भगवत गीता जो है वो सवाल जवाब है। तो ये सिलसिला जो बना हुआ है, इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि हम सवाल पूछने से डरते हैं, कि ऐसे भी होते लोग डरते हैं, अरे भाई हम पूछें तो ऐसे लगेगा कि हम गलत काम कर रहे हैं, या कोई नहीं। उपनिषद में पूछते हैं कहाँ से आए हम, क्यों यहाँ आए, हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है, क्यों हम दुनिया में हैं, किसने हमें भेजा है। इसमें बड़े जबरदस्त सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जो सवाल पूछने की कुव्वत है, ये चलता आ रहा है। फिर जब अंग्रेज़ों का आगाज़ हुआ, फिर भी हमारा ये नया एक रेनेसांस हुआ। राजा राम मोहन राय हुए, केशव चंद्र सेन हुए, देवेंद्र नाथ ठाकुर हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो बंगाल रेनेसांस जिसे कहते हैं, और रानाडे और भंडारकर महाराष्ट्र में हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती पंजाब में हुए, ऐसे ऐसे। तो एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट चला। तो हिंदुइज्म को जो एक किचन रिलीजन तक महदूद कर दिया गया था, हालांकि उपनिषद की सोच तो इतनी विशाल है, उसमें तो कोई दुविधा है ही नहीं, लेकिन चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए थे कि भाई अगर आप किसी के साथ छू के खाना खाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अगर आप विदेश जाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आपको फिर से आके प्रायश्चित करना। देखिए कितनी बदकिस्मती कि जहाँ 1000 साल 1500 साल पहले हमारे लोग इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे थे, और वहाँ इंडियन कल्चर की छाप आज भी पड़ी हुई है। आप तो गए होंगे प्रेस साहब, वहाँ अंकोर वाट जाके देखिए, अंकोर वाट के मुकाबले में कोई जगह है नहीं दुनिया में। सबसे बड़ी एक किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर है, और सारे मंदिर जो है वो हिंदू मंदिर है। फिर बौद्धों ने उनको लिया, और फिर यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि भाई ये छुआछूत, तो इस किस्म का जो बिल्कुल गलत बातें आ गई थी। तो उसका रेनेसांस हुआ, उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुआ। और फिर तो इस तरीके से अब जो आप कह रहे हैं ना, नई बात तो ये है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, विश्वीकरण हो रहा है। इस विश्वीकरण में हम कैसे अपने आप को ढालेंगे, क्योंकि अगर हमने नहीं ढाला, अगर हम रहे अपने ही उस छोटे दायरे में, तब हम रह जाएंगे। क्योंकि आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसमें कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ गलत बातें भी है, लेकिन हो रहा है। ये जो इंटरनेट वगैरह, मैं तो खैर प्री कंप्यूटर जनरेशन हूँ, मैंने तो 20 किताबें लिखी, कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं की, लेकिन हमारे बच्चे और उनके बच्चे वो तो बस उनकी तो सारी दुनिया जो है उस मशीन पर चलती है। अब इस मशीन में हम कैसे इसके साथ हम रिलेट करें और अपनी क्रिएटिविटी कैसे एक्सप्रेस करें, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है। मतलब अभी आपने जिक्र किया रेनेसांस का, जो हमारे यहाँ बंगाल में शुरू हुआ। तो जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें से अमृत भी निकलता है और जहर भी निकलता है। तो 19वीं सेंचुरी का वो ज़माना जिसमें वेस्ट के इंटरेक्शन में 2 तरह के धारे हमारे सामने आए। एक तो ये कि हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब जो कभी जन्नत थी और उसको दोबारा रिवाइव करने का एक पूरा मूवमेंट आया, और दूसरा जो रिकन्सिलिएशन का और जो तसव्वुफ वाला और भक्ति का मामला था उसका, कि एक कंपोजिट कल्चर जो हमारा पैदा हुआ 1000 साल के दरमियान, उसको और रिजुविनेट करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। तो रिवाइवलिज्म की तहरीकें जिनमें बहुत ही महदूद किस्म की छोटी छोटी तंग नजरी वाली आइडेंटिटीज डेवलप हुई, जिसमें हिंदू अलग नजर आए खड़े हुए और मुसलमान अलग खड़े हुए नजर आए, सिख अलग नजर आए। तो वो जो एक वहदत थी, जो एक यूनिटी थी, एक तसलसल 5000 साल का, उसमें दरार पड़ी, और उसकी बुनियाद पे हम जानते हैं कि वो मुल्क तकसीम हुआ और सारे मसले पैदा हुए। तो ये जो सिलसिला है उस पूरे धारे को कूजे में बंद करके, और ये समझ लेना कि वो 5000 साल का दरिया जो है वो छोटी सी एक कूजे में बंद हो सकता है, या तसव्वुफ की पूरी जो एक नदी है उसको आप एक प्याले में बंद कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज जो हैं, इनको हम किस तरह से इनका मुकाबला कर सकते हैं, उसी तहजीबी जो वसुधैव कुटुंबकों वाले जो वसत है उससे। ये दरअसल जो हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई, इसमें जैसे आपने कहा बहुत सारी शाखाएं थी। एक तो
गांधी जी की मुख्य शाखा थी जो जिन्होंने कोशिश किया कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको इकट्ठा लिया जाए और सबको बराबर लिया जाए। तो गांधी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी, लेकिन ये नहीं भूलना हमने कि गांधी जी की सबसे बड़ी हार भी थी। देश का बंटवारा हुआ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि क्यों हुआ कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन बंटवारा हुआ देश का। तो जहाँ हिंदू रिवाइवलिज्म थी, जहाँ सिंक्रेटिक थी, वहाँ तीसरा दौर ये था मुस्लिम सेपरेटिज्म। मोहम्मद अली जिन्ना साहब कायदे आज़म, उन्होंने जो भी वजह हुई, उन्होंने जो मुहिम चलाई, उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हुए। उस वक्त तो लगता था 2 हुए, लेकिन पहले से अरबिंदो ने कहा कि 25 साल के बाद 3 हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो गए। अब उसका जो सारा रिएक्शन हुआ वो एक बड़ी हिम्मत का काम था उसका सामना करना। मुझे तो, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है उस वक्त क्या हालात हुए। उस वक्त जो संभाला जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सारा संभाला, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये पुरानी हमारी रिवायात थे सारे कि भाई छुआछूत खत्म होना चाहिए, हर धर्म को अपना अपना जगह मिलनी चाहिए, आदर होना चाहिए, ये बातें इसमें बहुत सारी डाली गई। तो जो हमारा संविधान है वैसे तो देखने में तो लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर आप उसके पीछे देखें, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखें, उसके फंडामेंटल राइट्स देखें, उसमें आपको झलक लगेगी बहुत साफ हमारी जो ये पुरानी सोच चली आ रही। देखिए, जब मुस्लिम प्रांत अलग हुए तो 80% हिंदू रह गए थे, तो हिंदू भी कह सकते थे कि भाई अगर आपने इस्लामिक रिपब्लिक बनाया तो हम हिंदू रिपब्लिक बनाए। ऐसा तो नहीं है कि 30 इस्लामिक रिपब्लिक हैं आज, हिंदू तो एक हिंदू भी हो सकती है, लेकिन नहीं। हमारी जो मेन स्ट्रीम मूवमेंट गांधी जी की थी, उसकी वजह से और कांग्रेस की उस वक्त जो सोच थी उसकी वजह से हमने बिल्कुल उसको रिजेक्ट किया। हमने न सिर्फ हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसा संविधान बनाया जिसमें माइनॉरिटीज के लिए खास उसमें वो रखे हुए थे। तो मुझे लगता है एक रिएक्शन तो उस सारे के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1952 में, 1947 में बंटवारा हुआ, 3, 4, 5 साल बहुत उथल पुथल रही, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उससे वो चली। वो तो है बाहर की बात, वही अंदर की सोच जो है वो काफी बटी हुई है। रिवाइवलिस्ट भी है, सिंक्रेटिस्ट भी है, ये भी है। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि हम सबकी मल्टीपल आइडेंटिटीज है। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मल्टीपल आइडेंटिटीज। एक जो होता है, अब मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मेरी आइडेंटिटी, एक तो मेरी एथनिक आइडेंटिटी डोगरा है। डोगरा लोग समझते मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी नहीं हूँ। हमने राज किया 100 साल कश्मीर पे, लेकिन हम डोगरास हैं, हमारा खानदान डोगरा खानदान है। तो डोगरी मेरी मातृभाषा है और वो मेरी एथनिक आइडेंटिटी है। पूछा जाए जैसे आपकी तमिल आइडेंटिटी है, तेलुगु आइडेंटिटी है, मेरी डोगरा आइडेंटिटी है। फिर रीजनल आइडेंटिटी मेरी जम्मू कश्मीर, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ही इस जम्मू कश्मीर को बनाया और 5 पुश्तों तक वहाँ राज करते रहे। तो वो एक आइडेंटिटी मेरी। अगर रीजनल आइडेंटिटी पूछे आप कहाँ के हैं, तो जम्मू कश्मीर का, मैं जम्मू का नहीं हूँ, जम्मू कश्मीर का। एथनिक आइडेंटिटी हो गई, रीजनल आइडेंटिटी हो गई, फिर रिलीजियस आइडेंटिटी में मैं हिंदू। लेकिन हिंदू होने के नाते कोई ना कोई कास्ट आइडेंटिटी भी जबरदस्ती आ जाती है, चाहे आप पसंद करें चाहे ना पसंद करें। तो मैं राजपूत भी हूँ, बचपन से सुन रहे राजपूतों ने ये किया, महाराणा प्रताप ने ये, छत्रपति शिवाजी ये, तो वो भी मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं उसको भी छोड़ना नहीं चाहता। फिर मेरी उसी के साथ हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी है, मैं इंडियन हूँ। हालांकि मैं पैदा हुआ प्रोफेसर साहब फ्रांस में, आपको हैरत होगी अगर आपने ऑटोबायोग्राफी मेरी पढ़ेंगे तो मैं पैदा हुआ फ्रांस में जाके। नहीं वहाँ क्यों कोई कश्मीर से होना था कि फ्रांस में जाके पैदा हुआ। 6 हफ्ते रहा सिर्फ मैं, 6 हफ्ते आ गया था, लेकिन फिर भी जननी जन्मभूमि तो फ्रांस से। तो वो भी एक इंडियन हूँ, लेकिन मैं महज इंडियन भी तक अपने आप को महदूद नहीं रखता हूँ, मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ।
मैं इस दुनिया का एक नुमाइंदा हूँ, बाशिंदा हूँ, प्लैनेट अर्थ का बाशिंदा। स्वदेशो भुवनत्रयम्, मेरा जहां मैं जाऊं मैं अपने आप को उसका अपना घर मानता हूँ। मैं ये नहीं है कि भी श्री अरविंद तो कहते थे कि भवानी भारती इंडिया है। मैं समझता हूँ भवानी भारती से भवानी वसुंधरा की तरफ जाना है, हमें मदर अर्थ की तरफ जाना है। हर एक जगह पवित्र है। पाकिस्तान बचपन में मैं जाता था लाहौर ट्रेन से, वहां से हम जाते थे देहरादून। जम्मू से सिनेमा देखने सियालकोट जाते थे, 26 मील मेरे घर से सियालकोट से। वो वहाँ देख के यहाँ इजाजत नहीं थी, वहाँ देख के वापस आ जाते थे। सियालकोट के लोग जम्मू में आके वो हमारी नहर जो है, पानी बहुत ठंडा है, आम ले आते थे वहाँ और आम ठंडा करके और आम वो भी हमने देखा। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे लिए सियालकोट अपनी मुझे मोहब्बत नहीं है। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद जश्न अदब के इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को जश्न पीरजादा कासिम के उन्वान से भी मनाया गया। जनाब पीरजादा कासिम साहब पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। इस शानदार पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब अपनी खिदमत से जश्न अदब को महका रहे हैं। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब एक खूबसूरत शायर और एक IT प्रोफेशनल भी हैं। जश्न अदब ने साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और शायर जनाब गोपाल दास नीरज साहब के नाम किया था, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो उस वक्त अवार्ड लेने के लिए मौजूद नहीं थे। तो इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में उन्हें साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड दिया गया। जश्न अदब ने पासबान अदब 2015 अवार्ड मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा जश्न बहार ट्रस्ट की फाउंडर हैं और दिल्ली के अदबी हलकों में अपनी अलग पहचान रखती हैं। वहीं दूसरी ओर जश्न अदब ने शान हिंदी 2015 अवार्ड हिंदी के जाने माने कवि, अदीब, सियासी और समाजी शख्सियत जनाब उदय प्रताप सिंह साहब को उनकी हिंदी खिदमात के लिए दिया। जश्न अदब ने शान उर्दू 2015 अवार्ड और जश्न अदब 2015 अवार्ड जो 1 लाख रुपए का है, पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब पीरजादा कासिम साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और शायर जनाब कैसर खालिद साहब। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। ये सभी हजरात उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। जश्न अदब ने जहां एक और 3 मई 2015 को इस शानदार इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, तो दूसरी ओर 30 अप्रैल 2015 को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जिसमें नई आवाज, नए अंदाज के जरिए नए लिखने वाले नौजवान शायर और शायरात को प्रमोट किया जो शायरी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसके अलावा रोल ऑफ नॉन मुस्लिम इन प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर, प्रोमिसेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, अदब और सियासत, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स, रोल ऑफ राइटर्स, पोइट्स एंड क्रिटिक्स इन बैलेंसिंग द सोसाइटी और रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बैलेंसिंग द सोसाइटी जैसे मौज़ूआत पर डिबेट और डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए। तो ये था जश्न अदब का 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। जश्न अदब वाकई अदब या साहित्य की खिदमत कर रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना यह है कि अदब या साहित्य दम तोड़ रहा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम जश्न अदब के इन प्रोग्रामों को अटेंड करें या इंटरनेट पर देखें और वो फिर अपनी राय मुझे बताएं। ये प्रोग्राम का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा
प्रोग्राम या पूरा पोइट्री फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे देख सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। फेसबुक का पता फिर से हम बताते हैं, www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरे, कवि सम्मेलन इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो फिर हमारी टीम्स को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। जी हाँ, मोबाइल नंबर एक बार फिर आपको बताता हूं, 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए।